तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाय जयपाल सर। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि 10th के मैथ्स के एग्जाम होने के बाद हम लेकर आएंगे आपके लिए साइंस का पूरा सिलेबस। उसी को मद्देनजर रखते हुए हम आज शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 9 प्रकाश। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बड़ा सवाल आता है इसमें से 6 नंबर का। तो अपन शुरू करते हैं देर न करते हुए प्रकाश के बारे में। सबसे पहले प्रकाश कहते किसे हैं? प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है। इस ऊर्जा के द्वारा ही हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अगर प्रकाश नहीं होगा तो हम वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। क्या नहीं कर पाते? वस्तुओं को देख नहीं पाएंगे। ये प्रकार कौन से प्रकार की? विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के रूप में। विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती है? गामा एक्स किरणें, जो जितने प्रकार के जो अपने हैं ये गामा किरणें हैं, अल्फा बीटा एक्स के, ये सब किस में आती है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आती है। प्रकाश की चाल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इस चैप्टर में से 1 नंबर का सवाल भी आता है, साथ ही बड़ा सवाल भी आता है, तो ध्यान रखिएगा। 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से इसकी गति रहती है 4। सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में आता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। 8 मिनट और 16 सेकंड में। कितनी देर में? 8 मिनट और 16 सेकंड में। अब है प्रकाश किरण। अब देखिए कि ये प्रकाश है, वस्तु दिखाई कैसे देती है। मान लीजिए ये एक वस्तु है और ये सूर्य है। ये सूर्य है। सूर्य से प्रकाश की किरण आएगी यहाँ पर। यहाँ पर प्रकाश की किरण आती है और ये मानव की आंख मान लिया अपन ने। ये क्या है? आंख है। ये प्रकाश की किरण यहाँ पर आएगी और यही किरण टकराकर यहाँ पर आती है। जो प्रकाश की किरण है यहाँ से यहाँ टकराएगी, उसके बाद हमारी आंखों में पहुँचती है, हमें सीधे वस्तु दिखाई नहीं देती है। इसी से हम कह सकते हैं कि अंधेरे में हमें कोई वस्तु दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं देती? क्योंकि अंधेरे में प्रकाश नहीं होता और प्रकाश वस्तु से टकराने के बाद ही हमें वस्तु का आभास होता है कि ये वस्तु कौन सी है। अब बात करते हैं प्रकाश किरण। जब प्रकाश अपने प्रकाश स्रोत से गमन करता है तो वह सीधी रेखा में जाता है। जैसे कि देखो यहाँ सूर्य से, ये क्या है? इसका प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत। यहाँ से सीधी रेखा में गमन कर रहा है। क्या कर रहा है? सीधी रेखा में गमन कर रहा है। सीधी रेखा में गमन करने के बाद में इसी गमन करने वाली रेखा को क्या कहा गया? प्रकाश किरण कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रकाश किरण कहा गया है। अब बात करेंगे अपन छाया का निर्माण किस तरीके से होता है। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों को बताइएगा कि इस चैनल पर आपको साइंस का संपूर्ण कोर्स करवाया जाएगा। बात करते हैं छाया के बारे में। प्रकाश की छाया का निर्माण कैसे होता है? देखिएगा, जब कोई भी प्रकाश स्रोत है, जैसे ये बैटरी है, इसके सामने कोई वस्तु रखी है, आप टॉर्च डाल रहे हो उस पर, तो ये प्रकाश स्रोत से निकलने वाली ये क्या है? प्रकाश किरणें। क्या है? प्रकाश किरणें। ये किरणें इस वस्तु पर क्या होंगी? आपतित होती है। क्या होती है? आपतित होती है। इस आपतित होने की वजह से यहाँ से प्रकाश किरण आगे नहीं जा पाती और ये क्या आ जाती है? वापस पीछे लौट आती है, पीछे की तरफ आ जाएगी। यानी प्रकाश किरण इस वस्तु से टकराकर आगे की तरफ ना जाकर क्या हो रही है? परावर्तित हो रही है, वापस रिफ्लेक्शन हो रहा है। इसी की वजह से इसके सामने की तरफ किसका निर्माण होता है? इस वस्तु के प्रतिबिंब का निर्माण होता है और इसी प्रतिबिंब को क्या कहा जाता है? छाया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छाया कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर कोई वस्तु है उस पर कोई प्रकाश डाला जा रहा है, जैसे कि लाल कलर, पीला कलर, अलग अलग प्रकार की रोशनी डाली जा रही है, तो वो सभी रंगों को अवशोषित कर लिए। यानी कि अवशोषित करने का मतलब है वो उनको आगे नहीं जाने दे रही है। यानी कि जैसे सफ़ेद रोशनी डाली आपने, सफ़ेद रोशनी उस पर गई और उसके बाद में वापस परावर्तित हुई नहीं। पीली रोशनी गई, परावर्तित हुई नहीं, तो उसकी वजह से उस वस्तु को क्या कह सकते हैं कि वह वस्तु क्या होती है? काली दिखाई देती है। यानी कि काले रंग की वस्तु पे कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होता है, परावर्तन नहीं होता है। और अगर वह सभी रंगों को परावर्तित कर दे तो वह कैसी दिखाई देगी? सफ़ेद दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगी? सफ़ेद दिखाई देगी। तो ये थी छाया से रिलेटेड बात। अब अपने मेन चैप्टर स्टार्ट होगा। उससे पहले देखते हैं कि प्रकाश कोई द्वैत प्रकृति किसने बताई है। 1 नंबर का सवाल है,
प्रकाश की द्वैत प्रकृति किसने बताई है? डी ब्रोगली ने बताई है। कौन कौन सी? कणीय प्रकृति और तरंगीय प्रकृति। कणीय का मतलब है, समझिएगा, सर्दी के दिनों में कहीं से भी रूम के अंदर अगर प्रकाश आ रहा है, खिड़की में से आ रहा है, तो उसमें आपने देखे होंगे कि प्रकाश के अंदर एक कण, हल्के हल्के कण वायु के अंदर तैरते हुए दिखाई देते हैं, वही क्या है? कणीय प्रकृति। और तरंग के रूप में तो आप समझ गए, जैसे अपने रोशनी टॉर्च से डाले तो ये क्या है? प्रकाश की तरंग, तरंग के रूप में आ रहा है, प्रकाश एक सीधी रेखा के रूप में आ रहा है। तो ये तो फिर द्वैत प्रकृति किसने दी है? डी ब्रोगली ने। अब अपने मेन चैप्टर स्टार्ट होगा, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन कहते किसे हैं, कितने प्रकार का होता है, उसके बाद अपवर्तन। तो चलिए शुरू करते हैं अपना मेन चैप्टर। अब शुरू होता है अपने मेन चैप्टर, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, दो ही टॉपिक है इस पूरे चैप्टर में। अपन बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन की। प्रकाश का परावर्तन से मतलब है जब प्रकाश की एक किरण, यानी कि इस जो आ रही है इसको क्या कहेंगे? आपतित किरण। जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से, यानी कि ये कौन सा हो गया? एक माध्यम, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के बजाय क्या करती है? जैसे कि यहाँ से आ रही है, यहाँ से दूसरे माध्यम में जाने के बजाय इस सतह से टकराकर, यानी कि सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए, तो इस परिघटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। समझिएगा, जैसे कि ये प्रकाश की किरण आ रही है, ये प्रकाश की किरण एक माध्यम से, इसी माध्यम से, जैसे कि ये ऊपर वाला माध्यम फर्स्ट है, ये पूरी क्या होगी? सतह। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के बजाय वापस क्या करता है? उसी माध्यम में लौट के आ रही है। जब यहाँ से सतह से टकराई वापस उसी माध्यम में लौट गई, इस पूरी परिघटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। अगर ये दूसरे माध्यम में आ जाती, समझिएगा एक बात, अगर ये दूसरे माध्यम में यहाँ से आ जाती और अपने पथ से विचलित हो जाती, इसको कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। तो देखिएगा, यहाँ माध्यम फर्स्ट होता है, माध्यम सेकंड होता है। ये आपतित किरण जो आ रही है उसको कहते हैं आपतित किरण, जो जा रही है उसे परावर्तित किरण। और आप अभिलंब, ये जो बीच में लाइन है वो क्या है? अभिलंब। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में कोण क्या बनता है? आई। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में कोण आर। ये तो एक प्रकाश का परावर्तन। अब है प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं? देखिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। कहाँ पर? यहाँ पर। ये जो पॉइंट है इसका सेंटर, यहाँ पर तीनों एक साथ स्थित है। दिख रहे हैं आपको? आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब, तीनों के तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। कहाँ पर होते हैं? एक ही तल में स्थित होते हैं। तो उसके बाद देखिएगा, आपतित किरण जो कोण बना रही है इसको क्या कहते हैं? आपतन कोण। क्या कहेंगे? आपतन कोण। और जो परावर्तित किरण कोण बनाती है उसको क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। और इनका नियम यही है कि जितने डिग्री का आपतन कोण होगा उतने ही डिग्री का परावर्तन कोण होगा। अर्थात अगर कोई वस्तु 45 डिग्री से प्रकाश की किरण यहाँ पर आ रही है तो वो सतह से टकराकर वापस 45 डिग्री पे ही जाएगी। कितने पे जाएगी? 45 डिग्री पे ही जाएगी। इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन का नियम, अर्थात दो नियम है। अब बात करेंगे परावर्तन के प्रकारों के बारे में। एक होता है आपके विसरित परावर्तन और एक होता है नियमित परावर्तन। पानी से भरे हुए कांच के गिलास में अपन पेंसिल रखते हैं तो पेंसिल तिरछी दिखाई देती है। आप तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? प्रकाश की कौन सी घटना की वजह से? प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस भाई जयपाल सर। हम बात कर रहे थे प्रकाश टॉपिक की। प्रकाश के अंदर आज बात करेंगे अपवर्तन की। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने बात करी है परावर्तन की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अपवर्तन किसे कहते हैं? अपवर्तन, अपवर्तन के नियम क्या होते हैं? अपवर्तन को विस्तार से समझाइए प्रयोग करके। ये सब सवाल बनते हैं अपवर्तन के, और खास तौर पे अपवर्तन के उदाहरण बताइए। तो सबसे पहले बात करते हैं अपवर्तन किसे कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, किससे? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से, पथ का मतलब होता है रास्ते से, विचलित हो जाती है। विचलित का मतलब होता है भटक जाती है। तो प्रकाश की इस परिघटना को क्या कहेंगे? प्रकाश की इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिएगा कैसे, ये हो गया आपके माध्यम फर्स्ट, माध्यम फर्स्ट, और ये हो गया आपके माध्यम सेकंड, माध्यम सेकंड।
इससे ऊपर वाला माध्यम फर्स्ट, इससे नीचे वाला माध्यम सेकंड। माध्यम फर्स्ट को मान लिया आपने वायु और इसको मान लिया आपने जल, यानी कि नीचे पूरा जल भरा हुआ है और ऊपर क्या है वायु। और ये क्या हो गया अभिलंब। ये क्या है अभिलंब। अभिलंब वह है जिसके द्वारा प्रकाश की किरण दो भागों में टूटती है। जैसे कि ये देखो, ये आपतित किरण, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से यानी माध्यम फर्स्ट से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से, यानी कि इसको जाना बिल्कुल सीधा चाहिए था, ऐसा निकलना था इसको, लेकिन इसने क्या करा, अपना रास्ता यानी पथ से विचलित यानी भटक गई। तो ये क्या करी, अभिलंब के बिल्कुल पास में से निकली है। क्या करिए, अभिलंब के बिल्कुल पास में से निकली है। पास में से क्यों निकली है, इसकी भी अपन जब इसका प्रैक्टिकल यानी प्रयोग करेंगे तब उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसको आपको मैं प्रैक्टिकल पूरा स्लाइड के ऊपर करके बताऊंगा। तो देखिएगा, यहाँ पे कोण क्या बनता है, कोण आई, यहाँ कोण क्या बनेगा आर। इसको कहते हैं आपतित किरण और इसको अपवर्तित। अगर ये परावर्तन होता तो इसको परावर्तित किरण कहते हैं, जबकि यहाँ क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण। अब देखो, माध्यम फर्स्ट और माध्यम सेकंड क्या होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। माध्यम फर्स्ट और माध्यम सेकंड। माध्यम फर्स्ट होता है, एक तो सघन माध्यम होता है और एक होता है आपके विरल माध्यम। विरल माध्यम देखिएगा, सघन और विरल, वह माध्यम जिसमें कण पास पास होते हो, वह माध्यम जिसमें कण पास पास होते हैं उसे क्या कहेंगे, सघन माध्यम। और जिसमें कण क्या होंगे, दूर दूर, क्या होंगे, कण दूर दूर होंगे, उसे क्या कहेंगे, विरल माध्यम। अब अगर उदाहरण की बात करें, जैसे मैंने यहाँ वायु और जल लिया है, वायु तथा जल, इसमें से सघन कौन सा है और विरल कौन सा है, इसकी जांच करेंगे कैसे। अब देखो, आप बता सकते हो कि वायु में कण पास पास होते हैं या जल के अंदर पास पास होते हैं। किस में कण पास पास होते हैं, जल के अंदर। तो जल के अंदर कण पास पास होंगे तो यहाँ से जल किस में चला जाएगा, सघन के अंदर, जबकि वायु किस में आ जाएगी, आपके विरल के अंदर। जल सघन में और वायु विरल के अंदर। ये तो था बिल्कुल सिंपल सा। अब अगर आ जाए जल और कांच, जल और कांच, जरूरी नहीं है कि जल यहाँ पे सघन में है तो यहाँ पर भी सघन में होगा। यहाँ जल के बजाय कांच में कण क्या होते हैं, पास पास होते हैं। तो ये जो कांच है यहाँ पे ये सघन में चला गया और ये जो जल है ये किस में चला गया, विरल में। समझिएगा, जिसमें कण पास पास होते हैं, जिसमें कण क्या होंगे, पास पास। माध्यम दो ही होंगे हमेशा, या तो वायु ले लो, जल ले लो, जल ले लो, कांच ले लो, कोई सा भी ले लो, वायु से कांच ले लो। तो जिसमें कण पास पास होंगे वो तो आपके सघन में चला जाएगा और जिसमें कण दूर दूर होंगे वो विरल माध्यम में चला जाएगा। विरल से आपको याद रखना है V बराबर वायु, वैसे याद रखना है, वैसे वे। विरल का मतलब वायु, और वायु में कण क्या होते हैं, दूर दूर। तो वह माध्यम जिसमें कण दूर दूर होते हैं वो विरल होता है, जबकि जिसमें कण पास पास होंगे वो क्या होगा, सघन माध्यम होगा। अब बात करते हैं अपन इसके अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के उदाहरणों के बारे में। अब देखिए अपवर्तन का प्रयोग। अब क्या करेंगे, अपवर्तन का प्रयोग। प्रयोग से बात है, एक कांच की स्लाइड लेनी है। कांच की स्लाइड, ये क्या है, पूरा कांच, आयताकार कांच। ये क्या है, आयताकार, आयताकार कांच। आयताकार कांच का मतलब एक स्लाइड है आपके पास और ये माध्यम फर्स्ट है हवा, दूसरा माध्यम हो गया कांच। अब इसको प्रैक्टिकल करके बताना है। पूरा बड़ा सवाल आता है इसमें से ये कि अपवर्तन को प्रयोग सहित समझाइए या अपवर्तन को आयताकार कांच पर बिल्कुल प्रयोग करके समझाएं। तो ये क्या है, सबसे पहले इसमें बात करते हैं माध्यम फर्स्ट और माध्यम सेकंड की। आपतित किरणें पी क्यू, ये कहाँ से आ रही है, माध्यम फर्स्ट यानी हवा से, वायु से आ रही है। वायु से आने का मतलब है प्रकाश की किरण जब पी क्यू कांच पर गिरती है, जब पी क्यू कांच पर गिरती है तो वह माध्यम फर्स्ट से माध्यम सेकंड में आने पर क्या हो जाती है, पथ से विचलित। यानी इसको आना तो इस तरीके से चाहिए था, लेकिन ये आई कहाँ से, यहाँ से निकल गई। यानी कि इसमें कहने का मतलब है जब विरल से सघन में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाती है। अभिलंब की तरफ झुक जाने का मतलब क्या है, जब विरल माध्यम से
सघन माध्यम यानी कि जिसमें कण दूर दूर होते हैं, तो ये जब कण के पास पास वाले माध्यम में आएगी तो ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। क्या हो जाएगी? अभिलंब की तरफ। ये क्या है? ए, बी क्या है? अभिलंब है। इसको जाना तो बिल्कुल सीधा चाहिए था, लेकिन ये क्या हो गई? अभिलंब की तरफ झुक गई है। क्या हो गई है? अभिलंब की तरफ झुक गई है। जबकि इसी को आगे जारी रखें तब क्या होगा? जब यही प्रकाश की किरण PQ आगे बढ़कर जब वापस कांच से वापस हवा की तरफ जाती है, यानी उस माध्यम कांच से माध्यम हवा में निकलती है, तो ये क्या होगी? अभिलंब से दूर होगी। अभिलंब से क्या होगी? दूर होगी। मान के चलिए एक जगह है जहां पर रहने के लिए 5 आदमी रह सकते हैं आराम से, लेकिन वहां पे 10 को रख दिया जाए और जैसे उनको खुले स्थान पर भेजेंगे तो वो क्या होंगे? जो अपने एक दूसरे से क्या होंगे? आदमी एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। तो यहीं पे आपको ये समझना है कि जब कांच जहां पे कण पास पास है वहां से अगर वायु में प्रवेश करे किरण, तो ये अभिलंब से क्या होंगे? दूर की तरफ जाएंगे। अभिलंब से क्या होंगे? दूर की तरफ जाएंगे। और ये जो पूरा प्रैक्टिकल है ये आपको लिखना होता है कि सर्वप्रथम हम एक आयताकार कांच लेते हैं, जो CDEF कांच लेते हैं, उस पर अभिलंब AB रखते हैं, आपतित किरण PQ रखते हैं। ये आपतित किरण I1 बनाती है। I1 I2 लिए 2, क्योंकि यहाँ पे कोण कितने बनेंगे? एक तो यहाँ पे और एक दूसरा यहाँ पर। आपतित किरण I1 बनाती है। ये क्या करती है? I1 बनाने के बाद में जब ये कांच में प्रवेश करती है तो ये अभिलंब के पास चली जाती है या अभिलंब की तरफ झुक जाती है। जब यह किरण कांच से वायु में निकलेगी तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है, अर्थात अपने पथ से विचलित हो जाती है। यही क्या है? पूरा अपवर्तन का पूरा प्रयोग है। इसी को आपको लिखना होता है। कक्षा 10th में ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, अपवर्तन का प्रयोग। अब बात करेंगे अपन अपवर्तन के नियम की और अपवर्तन के उदाहरण की। अब अपन बात करते हैं अपवर्तन के नियम की। अपवर्तन के 2 नियम है। पहला नियम तो एज इट इज जो परावर्तन का नियम है वही है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये का यही नियम कहाँ पर है? आपके परावर्तन के अंदर है, लेकिन वहां पे अपवर्तित की जगह क्या आएगा? परावर्तित किरण। और यहाँ पे क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अपवर्तन का दूसरा नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें अपवर्तन का नियम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्नेल का नियम। किसे कहते हैं? अपवर्तन के दूसरे नियम को ही क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। अपवर्तन के दूसरा नियम क्या कहता है? आपतन कोण I की ज्या, साइन को क्या बोलते हैं? ज्या। साइन को क्या बोलते हैं? ज्या। आपतन कोण I की ज्या तथा अपवर्तन कोण R की ज्या का अनुपात, यानी कि दोनों बटावा में होने चाहिए, लेकिन दोनों अगर बटावा में है तो उनका मान क्या होगा? कांस्टेंट होगा, यानी स्थिर होगा, नियतांक होगा। और इसी पूरे पर्टिकुलर नियम को क्या कहा जाता है? स्नेल का नियम। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं। इसे माध्यम सेकंड का माध्यम फर्स्ट के सापेक्ष अपवर्तनांक U, अपवर्तनांक को क्या कहा जाता है? U, जिसको म्यू भी बोला जाता है, 2:1 कहते हैं। जैसे कि साइन I अपॉन साइन R को 2:1। अगर अपन यही बात करके कि अपवर्तनांक एक तो हवा का है और एक जल का है, तो ऊपर तो आ जाएगा हवा का अपवर्तनांक बटा हवा का प्रकाश का हवा में वेग, और दूसरा आ जाएगा प्रकाश का जल में वेग बटावा जल में वेग। तो ये थे अपवर्तन के दोनों नियम। ध्यान रखना, पहला नियम तो परावर्तन वाला एज इट इज है, लेकिन दूसरा नियम इंपॉर्टेंट है। उसमें भी कौन सा? स्नेल का नियम किसे कहते हैं? ये सीधा सीधा पूछा जा सकता है। साइन I अपॉन साइन R बराबर अगर कांस्टेंट हो तो इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, अर्थात इसे अपवर्तन का द्वितीय नियम भी कहते हैं। अब बात करते हैं अपवर्तन के प्रमुख उदाहरणों के बारे में। अपवर्तन के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं उनके बारे में। ये 5 उदाहरण हैं इनके। तो अब बात करते हैं इनके उदाहरणों की क्रम वाइज। अपवर्तन के उदाहरण में पहला उदाहरण आता है आपके तारों का टिमटिमाना। रात्रि के समय जो तारे टिमटिमाते वो किसकी वजह से? अपवर्तन की वजह से। नेक्स्ट देखते हैं सूर्योदय सूर्यास्त के समय जो हमें सूरज लाल कलर का दिखाई देता है वो भी किसकी वजह से? आपके अपवर्तन की वजह से।
पानी से भरे हुए कांच के गिलास में अपन पेंसिल रखते हैं तो पेंसिल तिरछी दिखाई देती है। आप देख सकते हैं वास्तविक रूप से गिलास के ऊपर जो पेंसिल है वो हमें साफ सीधी दिखाई दे रही है, जबकि पानी के अंदर की जो है वो हमें तिरछी दिखाई दे रही है। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? प्रकाश की कौन सी घटना की वजह से? प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। कांच के भरे हुए गिलास में सिक्का रखने पर वह हमें ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। देखिएगा आप वास्तविक रूप से देख सकते हैं कि सिक्का हमें कैसा दिखाई दे रहा है? ऊपर उठा हुआ प्रतीत हो रहा है, जबकि सिक्का वास्तव में क्या कहाँ पर है? इस पूरे गिलास के पेंदे में है, लेकिन अपन को आभास हो रहा है कि ये हमें क्या है? ऊपर उठा हुआ प्रतीत हो रहा है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। अब अपन बात करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, ध्यान रखना यहाँ परावर्तन है, और लेकिन अपन बात कौन से टॉपिक की कर रहे हैं? अपवर्तन की। तो अपवर्तन से ही परावर्तन कैसे प्राप्त करना है उसके बारे में। अपवर्तन की सीधी सीधी परिभाषा है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने पथ से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। यहाँ सघन यानी जल से जा रही है वायु में, तो ये अभिलंब से दूर हट रही है। मैंने बताया था कि एक रूम के अंदर अगर 10 बंदे हैं, वो बिल्कुल मुश्किल से रह पा रहे हैं, अगर उन्हें खुले मैदान में छोड़ दिया जाएगा तो वो क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। तो वैसा यहाँ जल में कण पास पास होने की, जैसे इनके खुले स्थान में छोड़ रही है, अभिलंब से क्या हो गया? दूर चलेगी। ये क्या है? आपके अभिलंब है। अगर यहीं पे आपतन कोण आई का मान बढ़ाया जाए, यानी कि यहाँ अगर ये पहले 45 डिग्री था तो यहाँ अगर मैं 60 डिग्री करूँ, इसको 60 डिग्री करूँ, तो ये क्या हो जाएगा? जो अपवर्तित कोण है ये बिल्कुल सतह के क्या हो जाएगा? बिल्कुल समानांतर हो जाएगी। ये जो अपवर्तित किरण है ये क्या हो जाएगी? सतह के बिल्कुल समानांतर। और कोण कितने डिग्री का बनाएगी? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 90 डिग्री का। इसी को क्या कहेंगे अपन? क्रांतिक कोण। इसको क्या कहेंगे? क्रांतिक कोण। अब अगर बात करें इसी इसको आपतन कोण का मान, कौन सा? आई का मान अगर और बढ़ाया जाए, आई का मान बढ़ाया जाए तो प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के बजाय क्या होगी? वापस उसी माध्यम में लौट आएगी। इस घटना को क्या कहेंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहाँ पे देखिएगा, ये दूसरे माध्यम में जाने के बजाय वापस उसी माध्यम में क्यों आ गई? क्योंकि यह अपन ने धीरे धीरे इसका मान ऊपर के तरफ लेते गए, तो ये अभिलंब से दूर हटते हटते ऐसी स्थिति आई जब ये दूसरे माध्यम में न जाकर के क्या हो गई? वापस उसी माध्यम में लौट आई। तो इस परिघटना को क्या कहेंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसका उदाहरण है? अपवर्तन के ही उदाहरणों में है। अपवर्तन से ही हमने क्या प्राप्त करा है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्राप्त करा है। तो इसको क्या लिखेंगे? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है या अभिलंब से दूर हटती है। कब? जब सघन से विरल में जाएगी। फिर ये तो होगी स्थिति फर्स्ट। स्थिति सेकंड में क्या लिखना है? जब प्रकाश की किरण अपवर्तन, इसका आपतन कोण बढ़ाया जाता है तो वह सतह के समानांतर निकल जाती है। इसको क्या कहेंगे? क्रांतिक कोण। ये क्या हो जाएगी? स्थिति सेकंड। अब लिखेंगे स्थिति थर्ड। जब आपतन कोण का मान इतना बढ़ाया जाए कि वह दूसरे माध्यम में जाने के बजाय क्या होगी? वापस उसी माध्यम में लौट आए, तो इस परिघटना को क्या कहेंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और ये क्या हो गई? स्थिति थर्ड। अब बात करते हैं अपन वर्ण विक्षेपण की। अब अपन बात करते हैं वर्ण विक्षेपण की। वर्ण विक्षेपण क्या होता है? जब सूर्य से आने वाली श्वेत प्रकाश की किरण को प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो वह श्वेत प्रकाश की किरण कितने रंगों में विभक्त हो जाती है? 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस परिघटना को क्या कहते हैं अपन? वर्ण विक्षेपण। इसी परिघटना के द्वारा किसका निर्माण होता है? इंद्रधनुष का। बारिश के दिनों में जो आपने इंद्रधनुष देखा होगा वो भी इसी घटना की वजह से बनता है। अब देखो, ये तो पूरा क्या है? प्रिज्म है। क्या है? प्रिज्म जो कांच का होता है, हीरे के आकार का। इसमें से क्या कर रही है? श्वेत प्रकाश की केवल एक किरण गुजारी है। तो जो हमें प्राप्त कितनी किरणें हो रही है? हमें प्राप्त 7 किरणें हो रही है। कितनी किरणें? 7 किरणें। इन 7 किरणों का जो क्रम है वो फिक्स होता है। क्या होता है? फिक्स होता है। आप या तो ऐसे याद कर सकते हो, बेजानी आ है पीना ला, या फिर विबग्योर। क्या याद कर सकते हो? VIBGYOR, विबग्योर। विबग्योर का मतलब है यहाँ से लाल। अब यहाँ पे ये भी ध्यान देनी होगी कौन से रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। कौन से रंग की तरंगदैर्घ्य? लाल कलर की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। तरंगदैर्घ्य
तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होने के कारण लाल रंग दूर से पहचाना जा सकता है। इसी वजह से खतरे का निशान क्या होता है, लाल होता है। सड़क सुरक्षा वाले चैप्टर में ये सवाल है कि खतरे का निशान लाल ही क्यों होता है, तो इसका सटीक आंसर होगा खतरे का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होने के कारण वह हमें ज्यादा दूरी से दिखाई दे जाता है, इसलिए खतरे का निशान क्या रखा जाता है, लाल रंग का रखा जाता है। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। अब बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के प्रकारों के बारे में। परावर्तन दो प्रकार का होता है, मैंने पहले बताया था, एक तो नियमित और एक विसरित। नियमित और विसरित में सिर्फ इतना सा फर्क है सतह का। अगर सतह समतल है तो वो नियमित परावर्तन कहलाएगा, अगर सतह खुरदरी है यानी उबड़ खाबड़ है जैसे पहाड़ होते हैं तो वो क्या कहलाता है, आपके विसरित परावर्तन। समझिएगा, जैसे कि एक सीधी सतह है, सीधा बिल्कुल सिंपल पृष्ठ है, वहां प्रकाश की किरण आपने गिराई, टॉर्च से प्रकाश की किरण गिराई, मान लीजिए 45 डिग्री से गिराई तो वो वापस कितने डिग्री पे जाएगी, 45 पे रिफ्लेक्शन होगा, यानी जितने पे आ रही है उतने पे जाएगा। जबकि यहाँ पर क्या है, कहीं पर ऊंची है पहाड़ी, कहीं पर नीची है, तो ऊंची नीची होने की वजह से वो कैसा हो गया, खुरदरा हो गया। खुरदरा होने की वजह से आपतित किरण और परावर्तित किरण का बैलेंस बिगड़ गया। बैलेंस बिगड़ गया यानी कि उसको क्या कहेंगे, विसरित। विसरित का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है आपके फैलना। विसरित का अर्थ क्या होता है, फैलना। तो यहाँ से ऊपर खबर फैल रही है, इसलिए इस परिघटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का विसरित परावर्तन। अगर सतह सिंपल है तो इसे नियमित परावर्तन। जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आए तो इस घटना को क्या कहेंगे, नियमित परावर्तन। और यदि जब प्रकाश की किरण किसी खुरदरी पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आए तो इस परिघटना को क्या कहेंगे, विसरित परावर्तन। अब इसके बाद में आते हैं परावर्तन के कुछ उदाहरण। उदाहरणों की बात करते हैं, जैसे कि चंद्रमा का चमकना। चंद्रमा चमकता है, कोई नया बर्तन लाते हैं अपन तो वो चमकता है। किसी नए लोहे की वस्तु को काट दो आप, काटने के बाद में उसका देख, जैसे कि ये लोहे का, मान के चलिए लोहे का अगर मैंने यहाँ से काट दिया तो ये जो सामने वाला पृष्ठ है वो क्या करता है, चमकीला दिखाई देता है। तो ये सब किसकी वजह से होता है, प्रकाश के परावर्तन की वजह से होता है। तो चलिए देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के प्रमुख उदाहरण। देखिए, मैंने अभी बताया था परावर्तन के प्रमुख उदाहरण आपसे पूछ सकते हैं कि परावर्तन के कोई दो प्रमुख उदाहरण दीजिएगा। एक नंबर के अंदर सवाल, तो चंद्रमा और शुक्र ग्रह जो चमकते हैं वो किसकी वजह से चमकते हैं, रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन की वजह से। नमक के जो मैदान होते हैं, बड़े बड़े नमक के मैदान धूप में चमकीले दिखाई देते हैं, किसकी वजह से, परावर्तन की वजह से। धातुओं की कटी सतह, मैंने अभी बताया था अगर ये धातु है, मान के चलिए लोहे है, इसको मैंने यहाँ से काट दिया तो जो सतह कटी है वो चमकीली दिखाई देती है। साथ ही नए बर्तन भी क्या होते हैं, चमकीले दिखाई देते हैं। दर्पण में किसी प्रतिबिंब का बनना, जैसे अपन जिस दर्पण में अपना फेस देखते हैं ग्लास में, वो में प्रतिबिंब किस वजह से बनता है, परावर्तन की वजह से बनता है। ट्रैफिक नियमों में काम आने वाला स्पीकर, देखिएगा जो रात्रि के समय ट्रैफिक जो हवलदार होता है उसके हाथ में आपने देखा होगा एक डंडी होती है रेड कलर की, वो चमकीली दिखाई देती है, किसकी वजह से, परावर्तन की वजह से। रोड के जो साइड में जो रेड कलर की एक रिबन लगा होता है, वो जैसे उस पर रोशनी गिरती है वो तब चमकता है, बिना रोशनी के नहीं चमकता। तो वो सब किसकी वजह से, परावर्तन की वजह से। तो ये तो अपना परावर्तन से रिलेटेड टॉपिक।